के लिए हमारे साथ हमारे परम मित्र गिरीश भाई जोशी मौजूद हैं गुजरात से। गिरीश भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। थैंक यू। अफ्रीका के दौरे के बाद आप थोड़े से यंग हो गए हैं, मुझे लगता है काफी एनर्जी आ गई है। कुछ नई वहां से योजनाएं, वहां नई ऊर्जाएं लेकर आप आए हैं। तो मुझे लगता है कि अफ्रीका का चेहरा बदल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अफ्रीका की सोच बदल टोटल रही है, विचार टोटल बदल टोटल। अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो रहा है और अफ्रीका मॉडर्नाइजेशन की ओर भी जा रहा है। तो पहली टिप्पणी मैं इसी बात पे आपसे लेता हूँ कि अफ्रीका करवट बदल रहा है। मैं ये कहूंगा पूरे का पूरा अफ्रीका जो है, दो चार नेशन को छोड़ दो, करवट बदल रहा है। और इसके करवट बदलने से वेस्टर्न कंट्री बड़े परेशान नजर आ रहे हैं सर। जी। नहीं सर, हर चीज की एक हद होती है। 100 150 साल से इन लोगों ने जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया, जिस तरह से इन्होंने जेनोसाइड किया, लेकिन क्योंकि आईटी मीडिया सब इनके पास था, तो अफ्रीका की कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं था। और इन लोगों ने सब जगह रेजिम चेंज करके एक एटमॉस्फेयर ऐसा खड़ा किया था। उसका सबसे पहला केस था कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी वाज द फर्स्ट मैन जिसने बोला कि अफ्रीकन सब इकट्ठे हो जाओ, अपनी करेंसी बनाओ और इंडिपेंडेंट हो जाओ। ही वाज किल्ड। सदाम हुसैन ने रिफाइनरी में अपनी मोनोपोली करने की कोशिश करी, तो उसको भी गलत इल्जाम बता के उन्होंने खत्म कर दिया। अब वो सीरिया के साथ भी हुआ है। तो ये होने के बाद इनके पास इनका बैकिंग कोई करने वाला नहीं था। जब रेयर अर्थ मटेरियल मार्केट में आया और उसका जब इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो चाइना स्लोली वेंट देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 years। उन्होंने उसको धंधा सिखाया। उसने वो अमेरिकन थियरी नहीं अडॉप्ट करी। उन्होंने बोला सब मिलके कमाते हैं, आप लोग तो बहुत पैसे वाले हो, आप लोग इसमें से कमाइए, हम लोग मिलके धंधा करते हैं। और ही इन्वेस्टेड देयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। तो वहां से जो जागरूकता खड़ी हुई, और उसके बाद दे हैड अ वेरी पावरफुल मैन। वो ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया, दैट वाज इब्राहिम तोरे ऑफ बुर्किना फासो। अब वो नाइजीर भी साथ में हो गया, चिली भी हो गया, और इन लोगों ने अपना एक साहिल कॉन्टिनेंट जैसा बना लिया, जिसमें दे हैव चेंज द करेंसी। तो इब्राहिम तोरे को बैकिंग मिलने के बाद ही हैड द डेयरिंग टू से फ्रांस के गेट आउट। उसने पहले ही आते फ्रांस की आर्मी को निकाल दिया। फ्रांस की जो मोनोपोली थी गोल्ड पे, 100% गोल्ड फ्रांस करता था, ले जाता था, इनको पैसे नहीं देता था। तो दैट ऑल वेंट थ्रू। और अब इनको पता चला कि अफ्रीका के पास तो सब कुछ है। आप रेयर अर्थ मटेरियल, आप यू नेम इट एंड दे हैव इट। उनके पास ऑयल है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है, उनके पास डायमंड्स है। तो अब उनको अपना पोटेंशियल समझाने में चाइना और रशिया ने शायद बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और उनको डिस्टर्ब करने के पहले इन्होंने उनकी पूरी सप्लाई लाइन ही काट दी, कि उनकी आर्मी हटा दी वहां से, उनकी कॉलोनी हटा दी, उनकी एम्बेसडर्स को वगैरह को रवाना कर दिया। उनका स्पाई नेटवर्क था, उसमें केजीबी हेल्प देम, कि 1700 कमांडोज के कवर में इब्राहिम तोरे आ गया केजीबी के। तो वो अब उसका सैबोटेजिंग करके उसका मर्डर भी नहीं कर सकते, क्योंकि 18 टाइम्स दे हैव ऑलरेडी ट्राइड टू असैसिनेट हिम, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अब जैसे वो सोशल मीडिया में बातें खुल रही हैं, और जिस तरह से समझ में आया, तो एवरी अफ्रीकन कंट्री अब तो वहां पे पब्लिक उठ के खड़ी हो गई कि भाई जो भी प्रेसिडेंट या जो किंग फॉरेन कॉलोनी का सपोर्ट करेगा, उसका हम लोग कू कर देने वाले हैं। तो सबको डर है। सब अभी इब्राहिम तोरे के रेजिम को ज्वाइन कर रहे हैं, और नाउ अफ्रीका बिकम्स इंडिपेंडेंट। 3 4 महीने पहले आई हुई प्राइम मिनिस्टर नामीबिया की, शी हैड दैट डेयरिंग टू से कि भाई आप जितनी देर हमारे आदमी अमेरिका वीजा के लिए खड़े रहेंगे, आपके भी आदमी खड़े रहेंगे। नो अमेरिकन आर अलाउड विदाउट वीजा इनटू नामीबिया नाउ। तो ये जो जागरूकता खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ 5 या 10 साल में अफ्रीका विल बी अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट। और उनको समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास जो पोटेंशियल, आप कहाँ जा सकते हो। दैट इज श्योर जी। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि और अफ्रीका करवट तो बदल ही रहा है। मैं तो मैं भी अब समझ रहा हूँ, दुनिया समझ रही है एक्चुअली इस बात को। दुनिया समझ एक रही है। साहब, रशिया, जी, और रशिया और नेटो की कुछ स्टिफनेस बढ़ रही है सर। नेटो कुछ ज्यादा लगता है, चर्बी आ गई है नेटो में। और उसमें जर्मनी, फ्रांस तो उतना नहीं है, लेकिन खासतौर से जर्मनी और ब्रिटेन कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। अमेरिका पीछे से उसको चाबी दे रहा है कि हाँ जा तुम बोलो बोलो बोलो। लेकिन पुतिन जो है, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है नेवल एक्सरसाइज, उसकी तीन चल रही है इस टाइम। एक नेवल एक्सरसाइज चल रही है उसकी बाल्टिक सी में, जहां क्लानिनग्राद है, जो कि उसका डिटैच्ड पार्ट है लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में, बाल्टिक के सी में। दूसरा वो कैस्पियन सी के अंदर सा ईरान के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। और तीसरी एक्सरसाइज उसने नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की है चाइना के साथ में, नॉर्थ जापान सी के अंदर, पैसिफिक के अंदर। उससे अब ये पता लग गया कि ये बंदा जिस लेवल पे तैयारी कर रहा है, तो उसे ध्यान आ गया कि नेटो बड़ा अटैक कर सकता है कलिनिंग्राड और बाकी चीजें लेने के लिए।
तो रशिया लगता है पूरे ठोकेगा सर, छोड़ने वाला नहीं मुझे लगता है गिरीश भाई। नहीं सर, वो इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो घमंड है, वो इनको हार मानने से शायद रोक रहा है। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज टोटली डिफरेंट। आप देखिए जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये धीरे धीरे इन्होंने पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है। और आज आप देखिए कि इसराइल की पार्लियामेंट में ये डिसाइड हुआ कि वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा ले लिया जाए, और 71% वोट्स आर इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन। अब वेस्टर्न बैंक पे सबसे बड़ा डिस्टर्बर दैट इज अलास्का मस्जिद। अलास्का मस्जिद जो है उसको तो आप कैसे, उसको अगर आप कब्जा ले रहे हो और उसको अगर आप तोड़ोगे तो बोलते हैं हमारा टेंपल वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। दे आर इनटू प्रिपरेशन ऑफ ए वेरी बिग मेलिशियस गेम, जो शायद वर्ल्ड वॉर भी ट्रिगर कर सकती है। नाउ दिस हैज कम टू दिस, 57 मुस्लिम कंट्रीज आर स्टिल साइलेंट ऑन दिस डिसीजन। 13 लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। इसका मतलब ये मेजोरिटी इजरायली स्टिल वांट के उन्होंने वेस्ट बैंक को भी कब्जा कर लेना है। इनको मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है। दे हैव टू फिनिश पैलेस्टाइन, जो अब होगा नहीं। दिक्कत यहां पर है। और अभी 2 दिन पहले जो यूनाइटेड नेशन में काउंसिल में, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो मीटिंग हुई, उसमें अमेरिका ने खुल के इल्जाम लगा दिया चाइना पे कि वो दे रहा है वॉर मटेरियल यूएसएसआर को, रशिया को, टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। तो उसका जो काउंटर पार्ट था उसने खोल के बोल दिया कि आप लोग पहले तो गलत इल्जाम लगाने वाला अमेरिका का जो पुराना रवैया उसको बंद करिए। हम लोगों ने उनको सिर्फ अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ही हमने उसको एम्यूनेशन दिया। हमने किसी को भी मास डिस्ट्रक्शन या आदमियों को मारने का हमने कोई इक्विपमेंट वर्ल्ड में किसी को भी नहीं दिया है। नाउ दिस हैज कम टू दैट लेवल जिसका अब वोटिंग होना है। तो चाइना स्टार्टेड टेकिंग अ स्टेप डाउन। लेकिन मिस्चीवियसली आप देखिए, सडनली एक जगह डिस्प्यूट बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, सालों से जो नहीं था। दैट वाज बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। अब उसको अगर आप सर्च करोगे तो डिस्प्यूट इज वेरी स्मॉल। वहां पे एक शंकर का मंदिर है बहुत साल पुराना, 4 या 5 किलोमीटर का उसका पेरीफेरी है। दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड एंड कंबोडिया। और फ्रेंच कॉलोनी थी कंबोडिया। तब जाते वक्त उन्होंने मिस्चीवियसली, जैसे हमारे इंडिया के 3 पार्ट करे थे कि जिंदगी भर ये लड़ते रहे, ऐसे ही उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया कि ये टेम्पल तो कंबोडिया का है। अब थाईलैंड का वहां से अप्रोच इजी है, तो वो बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री में इंडियन मर्चेंट जो आए थे उन्होंने ये मंदिर बनाया था, तो ये थाईलैंड का है। अब इसी चक्कर में जब तक झगड़ा चल रहा था, आउट ऑफ ब्लू, नोबडी नोज, वो लाओस का एक ट्रायंगल है जहां पे कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस मिक्स होते हैं। उस कॉर्नर पे थाईलैंड की आर्मी जहां जा रही थी, वहां पे एक माइन ब्लास्ट होता है और एक सैनिक का पांव कट जाता है। अब 7 दिन के बाद दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे, और somebody has triggered the war between them। लेकिन थाईलैंड के राजा को ऐसा है कि आर्मी को मिलके वहां पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं होने देनी है। 2006 और 12 में भी वहां को हो चुका है। तो वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर भागे थे तो कंबोडिया ने ही उनको शरण दी थी। तो उनका तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आज भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भी वॉर पे न जाए। लेकिन हु इज इंटरेस्टेड इन दैट वॉर? इंटरेस्टेड इन वॉर में आप बिल्कुल क्लियर मार्कआउट कर सकते हो कि अमेरिका का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वहां से 60,000 शिप्स पर ईयर निकलती हैं और कम से कम 5 ट्रिलियन का गुड्स वहां पे ट्रांजिट होता है। तो इसको ये है कि मलाका को डिस्टर्ब करो, क्योंकि आप देखिए रशिया हैज वेरी स्मार्टली स्टार्टेड दैट आर्टिक रूट। अब कनाडा होके वहां से यूरोप में, तो ये अगर अपना ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है तो अमेरिका ये चाहता है कि इसको भी मैं डिस्टर्ब करूं। तो हु इज इनिशिएटिंग द वॉर एवरीवेयर, वो सबको समझ में आ गया है। नाउ कंट्री शुड फाइनली डिसाइड कि भाई वो अपना हथियार बेचने के लिए सबको लड़ा रहा है, तो इसका ही कुछ रास्ता कर देना पड़े। वर्ल्ड हैज कम टू दैट डिसीजन। और नाटो जो बोल रहा है, नाटो की खुद की हालत खराब है, क्योंकि वो गैस कहां से लेगा? ही हैज नो ऑप्शन। तो वो रशिया से झगड़ा भी करना चाहता है। यूक्रेन में अभी वो आज नहीं तो कल रुक जाएगा, जैसे ही रशिया पूरा माल उठा लेगा वहां से, रेयर अर्थ मटेरियल, तो यूक्रेन भी सेटल हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज बोथ वे। लेकिन इसराइल अभी भी ये डिस्टर्बेंस कर रहा है कि कैसे मुस्लिम कंट्रीज को डिस्टर्ब करके टेरर खड़ा किया जाए। नाउ इट इज अ फाइनल कॉल फॉर मुस्लिम कंट्रीज 57 टू गेट टुगेदर एंड फाइनली डिसाइड कि इसराइल का क्या करना है। जी बिल्कुल सही कहा। और आपने अलेक्सा मॉस्क का भी जिक्र किया है। हरम अल शरीफ भी कहा जाता है वहां पर, और एक्चुअली ये तीसरी सबसे आ, पवित्र मस्जिद है पवित्र मुसलमानों देखिए। के लिए, मक्का और मदीना के बाद। एक्चुअली नोबल सेंचुरी भी कहा जी जाता है। और मक्का से पहले एक्चुअली जो डायरेक्शन थी इस किबला की, अलेक्सा मॉस्क की, उसी डायरेक्शन में ओके। ये नमाज भी पढ़ी जाती थी मुस्लिम्स के द्वारा। ये बात भी बिल्कुल सच है। और ये मतलब जूस के द्वारा भी, क्रिश्चियंस के द्वारा भी, मुस्लिम्स के द्वारा, तीनों के द्वारा पूजनीय है वहां पर, बड़ा पवित्र माना जाता है। तो
ये पूरा एरिया ही कंट्रोवर्शियल रहा है और 3 धर्मों का प्रतीक रहा है, तो कोई भी उसको अगर हार्म होता है तो दूसरा एनरेज तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये रशिया के ऑयल के चक्कर में हमारी नायरा के ऊपर भी सैंक्शंस लग गई। गुजरात की ये रिफाइनरी है, उसमें आधा हिस्सा तो रोज़नेफ्ट रशियन का है, 49.5% मतलब आधा ही हो गया। अब इंडिया को भी मारने का काम शुरू कर दिया, मतलब इनडायरेक्ट सेकेंडरी सैंक्शन तो लग गई। अब जो टैंकर्स थे 135 उसपे भी सैंक्शन लग गई और अब अंबानी भी उसके चक्कर में आने लगा है। तो धीरे-धीरे एक्चुअली ईयू इज़ वर्किंग एज़ ए एजेंट ऑफ ट्रम्प राइट नाउ। तो ट्रम्प खुद नहीं कर रहा है, उससे करवा रहा जी। है कि तू कर दे, मैं तेरे को करवाता हूँ। तो ईयू आगे आके इंडिया को टाइट कर रहा है इस टाइम। उधर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहता है इंडिया के साथ में। तो ये डबल ढोलकी वाली बात हो रही है सर जरा। नायरा की सैंक्शंस यानी कि शुरुआत है। इसका मतलब मोर सैंक्शंस मे कम राइट नाउ। वी शुड बी रेडी गिरीश भाई। सर इनकी परिस्थिति अभी ऐसी हो गई है, दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। आप देखिए अफ्रीका गेटिंग अवे फ्रॉम देम, तो अफ्रीका, इंडिया और चाइना ये मिलके पूरा 60% मार्केट एक तरफ चली जाएगी, जीडीपी एक तरफ चली जाएगी, कंज्यूमर मार्केट वहां पे आ जाएगी। तो आप सरवाइव किस पे करोगे? आप यूरोपियन यूनियन और इनको देखो तो जर्मनी कुछ इंजन मैकेनिकली स्टेबल है, लेकिन यू आर डिपेंडेंट ऑन फूड। ब्राजील आपके साथ अब रहा नहीं है, और वहां पे जितने भी नॉर्थ कंट्री उनसे आपने कोई अच्छा रिश्ता नहीं रखा था। कनाडा भी देखिए धीरे से रह के अपने पूरे रिसोर्सेज उसने चेंज कर दिए। तो अमेरिका इफ इट लेफ्ट अलोन, तो वो नाटो पूरा अमेरिका के भरोसे पे तो दादागिरी कर रहा था, उनके पास खुद का क्या है प्रोडक्शन। तो वो समझ भी रहे, वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड भी कर रहे हैं। वो इसराइल को एक तरफ बोलते हैं कि वी डोंट रिकमेंड, एंड हम समझते हैं कि पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए। दूसरी तरफ वो रशिया और यूक्रेन के लिए अभी भी वो क्लेरिफाई करने को दे, मैटर बहुत छोटा सा है। लेट यूक्रेन गिव एन अंडरटेकिंग कि आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन नेटो, और डिस्टर्बेंस खत्म होगा। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है, और इसमें कमा कौन रहा है? हमको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिकन वॉर कंपनीज, वॉर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही कमा रही हैं। तो उनका तो ये इंटरेस्ट रहेगा कि वॉर चलता रहे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा, और हमारा हथियार बिकता रहे, साथ डाला रहे। और उसी तरफ चाइना और रशिया अभी अपना 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 भी वो दिखा रहे हैं पावर, कि उनके पास क्या क्या है। तो अभी आप देखिए वियतनाम में अगर वॉर शुरू होती है, कंबोडिया, थाईलैंड में, तो वहां भी अमेरिका अपना दबदबा दिखाएगा। और कल भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि नेवाडा से 300 नॉटिकल माइल बाहर रशिया ने अपनी सबमरीन से वहां से मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब आपके घर में घुस के आने के, मारने की तैयारी वो अपने आप को दिखा रहे हैं। तो वो वक्त चला गया अमेरिका का जो मोनोपोली था। अब ये नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा नाटो का हाल, आई डोंट नो। लेकिन क्यों वो अभी भी इतने घमंड में है, वी फेल टू अंडरस्टैंड।